प्रीवियस मीटिंग में हम लोग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के वे सीख रहे थे और प्रीवियस मीटिंग में हम लोगों ने 1x1, 2x2 और 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करने का वे सीखा था। तो जिस तरह 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हुए, इसी तरह आप इन जनरल जो है वो 4x4, 5x5 एंड सो ऑन n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाई ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है, जैसे जैसे आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बढ़ता जाता है। तो हमारे कोर्स में सिर्फ जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स तक ही डिटर्मिनेंट जो है वो इंक्लूड है। अदरवाइज अगर आपके पास कहीं 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 5x5 का, तो आप बिल्कुल उसी वे से जिस वे से आप लोगों ने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया था किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हुए, आप उसी तरह जो है वो साइन का मैट्रिक्स बना के प्लस माइनस के जो साइन बनते हैं उनके साइन का मैट्रिक्स बना के अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम या रो से एक्सपेंड करके उस हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो है वो 3x3 तक के ऑर्डर के मैट्रिसेस ही इंक्लूड है। तो डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरह डिटरमिनेंट के लिए किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है, इसी तरह एडजॉइंट के लिए भी आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये सीखना है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का या 2x2, 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, जो कि जनरल वे तो नहीं है, जैसे एक ट्रिक ही है जिसकी वजह से हम आसानी से जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज जिनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, वो वाली एंट्रीज जिनकी रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होती है, तो वो ये वाली एंट्रीज बनती हैं। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आप क्या करें, एडजॉइंट फाइंड आउट करते हुए जो डायगोनल एंटीजन की पोजीशन को जो है वो चेंज कर दें। पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और फिर डी लिखा हुआ है, आप क्या करें, पहले डी लिख दें और फिर ए लिख दें। तो क्या करें, डायगोनल एंटीज की पोजीशन को चेंज कर दें। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंटीज हैं, मीन्स ये बी और सी हैं, इनके साइन को चेंज कर दें। मीन्स अगर आपके पास ये जो नॉन डायगोनल एंटीज अगर प्लस में लिखी हुई हैं तो इनको माइनस कर दें, अगर माइनस में लिखी हुई है तो उनको प्लस कर दें, इनके साइन चेंज कर दें। ठीक है, अगर एक प्लस और एक माइनस के साथ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी माइनस के साथ लिखा हुआ है और सी प्लस के साथ है, तो आप क्या करें, बी को जो है फिर वो प्लस कर दें और सी को जो है वो माइनस कर दें। तो इन अदर वर्ड्स क्या करें, इनके साइन चेंज कर दें। तो डायगोनल एंटीज की पोजीशन को चेंज कर दें आपस में, इस तरह ऊपर नीचे कर दिया उनको। और जो नॉन डायगोनल एंटीज हैं उनके जो भी साइन है प्लस या माइनस वाले, उनके साइन को जो है चेंज करके यहाँ पे लिख दें। इन दी एंड आपको यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ये वाला इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका ये मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, तो ये है एक ट्रिक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड आउट करने की। लेकिन ये ट्रिक है, ये जनरल वे नहीं है। इस वे को फॉलो करते हम हाई ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे आप ये ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते कि जो डायगोनल एंटीज हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंटीज हैं उनके साइन को चेंज कर दें तो आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन मिल जाएगा। ये वाला डिजाइन की जो है एक्चुअल प्रॉपर वे या डेफिनेशन नहीं है या जनरल वे नहीं है। अब 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन फाइंड करने के लिए हमें डिजाइन की प्रॉपर डेफिनेशन या जनरल वे जो है सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है फिर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन फाइंड कर सकते हैं और उसी जनरल वे से जो है हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी डिजाइन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन हमें ट्रिक के जरिए इस ट्रिक को यूज़ करते हुए जल्दी मिल जाता है, इसलिए मोस्टली हम जो है इस ट्रिक को यूज़ करके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन लिखते हैं। लेकिन याद रखें, जो जनरल वे है डिजाइन फाइंड करने का, उस वे को अगर हम यूज़ करके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन फाइंड करेंगे तभी हमें यही डिजाइन का आंसर मिलेगा। तो प्रॉपर वे फॉलो करने से भी यही आंसर मिल रहा है और ट्रिक को यूज़ करने से भी आंसर में यही मिल रहा है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में। और ट्रिक यूज़ करने से आंसर में जल्दी मिल जाता है, इसलिए हम जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो है वो ट्रिक यूज़ करते हैं, ये वाली के डायगोनल एंटीज को चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंटीज के साइन चेंज कर देते हैं, हमें डिजाइन मिल जाता है। दोनों वे से आंसर आपको जो है सेम मिलता है, लेकिन हम मोस्टली जो है ट्रिक ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए और जल्दी से हो जाए। अदरवाइज फिलहाल अब हम जो है वो प्रॉपर वे या जनरल वे सीखेंगे कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिजाइन जो है वो फाइंड आउट करते हैं जनरली। फिर उस वे को यूज़ करते हैं हम जो है वो 2x2 ऑर्डर का डिजाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यही आएगा
3x3 का भी कर सकते हैं, इन जनरल n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जनरल वे के लिए उससे हम एडजॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं कि एडजॉइंट होता क्या है इन जनरल। तो कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये वाला, तो इन जनरल आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले देखिए उसमें एंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये वाली उसमें क्या है, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आपके पास ये वाली एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड सो ऑन। ये जितनी भी एंट्रीज आपके पास लिखी हुई हैं यहाँ पे उनके पास नीचे जो नंबर लगे हुए हैं, नंबर आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी पोजीशन वाली एंट्रीज हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल A11 है, इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है कैपिटल A11। अब ये कैपिटल A11 क्या है, ये क्या है, को फैक्टर है स्मॉल A11 का। इसी तरह स्मॉल A12 इसकी जगह आप लिख देंगे कैपिटल A12। अब कैपिटल A12 क्या है, ये स्मॉल A12 का को फैक्टर है। इसी तरह स्मॉल A13 इसकी जगह आप लिख देंगे कैपिटल A13। तो कैपिटल A13 क्या है, स्मॉल A13 जो एंट्री है उसका को फैक्टर है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं हर एंट्री की जगह क्या लिख देना है, उसका को फैक्टर हम लोगों ने लिख देना है। को फैक्टर क्या होता है वो अभी इस एडजॉइंट की डेफिनेशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि को फैक्टर क्या होता है और किसी एलिमेंट का को फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में उसकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसकी हर एंट्री का अपना अपना को फैक्टर होता है जो कि एक नंबर होता है, ठीक है। तो हर एंट्री का लोगों ने क्या करना है, अपना अपना जो भी को फैक्टर होगा वो अलग से फाइंड करना है। वो फाइंड करने के बाद हर एंट्री की जगह क्या लिख देना है, आप लोगों ने उस एंट्री का को फैक्टर जो है जो कि नंबर होगा वो लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें ये एंट्री आपके पास A32 है, A32 स्मॉल A32 की जगह क्या लिखा हुआ है, कैपिटल A32 लिखा हुआ है। मीन्स स्मॉल A32 की जगह उसका को फैक्टर कैपिटल A32 जो है वो लिखा हुआ है। तो हर एंट्री की जगह उसका को फैक्टर लिख देना है। जब हर एंट्री की जगह आप को फैक्टर लिख देंगे तो एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे और उस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है, आपको अगर क्लियर नजर आ रहा है तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। हर एंट्री की जगह उसका को फैक्टर लिखना है, फिर उस मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये इन दी एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो गिवन मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें, एडजॉइंट भी ले सकते, एडजॉइंट कह रहा हूँ सॉरी, ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये रोज जो है वो कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगी। जो पहली रो है आपके पास कैपिटल A11 1 to 13 ये आपके पास कॉलम बन जाएगा ये वाला, बाकी रोज के भी कॉलम बन जाएंगे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी मिल जाएगा। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन किया है, जो भी आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की में दिया गया है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री की जगह उसका को फैक्टर लिखें और फिर उसके बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसफर ले लें। तो ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिल जाएगा वो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है उसका एडजॉइंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ आपका वहाँ पे वर्डिंग में, तो एडजॉइंट की डेफिनेशन होगी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड as transpose of a matrix A. So transpose of a matrix obtained by replacing each entry of given matrix कैपिटल A गिवन मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is defined as transpose of a matrix obtained by replacing each entry of A by its co-factors। तो एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का लेट से ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपने ये करना है ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, ठीक है। कौन से मैट्रिक्स का, obtained by replacing each entry of
गिवन मैट्रिक्स ए बाय इट्स कोफैक्टर, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है ए, ठीक है, उसकी हर एंट्री को आप क्या करें, रिप्लेस कर दें उसके कोफैक्टर के साथ। मीन्स कि उसकी हर एंट्री की जगह जो है वो उसका उस एंट्री का कोफैक्टर लिख दें। जब हर एंट्री की जगह आप उसका कोफैक्टर लिख देंगे तो आपको नया मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स का आप लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, लेकिन गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं लेना। कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जो आपको मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करने के बाद मैट्रिक्स मिलता है, उसका ट्रांसपोज आप लोग लेना है। जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट जो है वो मिल जाएगा। तो ये है वर्डिंग में मैट्रिक्स, किसी भी स्केल मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आपको फुली समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हमें समझने वाला है वो ये है कि को फैक्टर जो है वो किसी स्केल मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एंट्री का अपना अपना को फैक्टर होता है, वो को फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो को फैक्टर सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो हर एंट्री होती है उसका अपना अपना माइनर होता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की हर एंट्री का माइनर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की केस में माइनर की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको जनरली जो है माइनर की डेफिनेशन जो है वही बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि माइनर किसी एंट्री का फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाला एक। अगर आप लोगों ने इसकी किसी भी एंट्री का माइनर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने जो एलिमेंट 6 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका माइनर फाइंड आउट करना है, दी माइनर ऑफ एलिमेंट 6। अगर आप लोगों ने 6 का माइनर फाइंड आउट करना है तो देखिए 6 किस रो और किस कॉलम में है। तो 6 आपके पास दूसरी रो और तीसरे कॉलम में है। तो 6 का जो माइनर होगा उसकी नोटेशन क्या होगी, कैपिटल एम लिखें। एम का मतलब होगा 6 का माइनर, और उसके नीचे छोटा सा जो है वो 2 और 3 लिख दें। 2 और 3 का मतलब ये होगा कि हम दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाली जो एंट्री है जो कि एक्चुअली 6 है, हम उसका माइनर जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। अब माइनर फाइंड आउट कैसे करना है, और जिस भी एंट्री का माइनर फाइंड आउट करने लगे हैं उस एंट्री वाले कॉलम और उस एंट्री वाले रो को जो है वो डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज आपके पास बच जाएंगी, जहाँ पे जैसे 1, 2 और 7, 8, इनको उसी तरतीब से लिखने के बाद इनका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करें। तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वही एक्चुअली क्या होगा, इस एलिमेंट 6 का माइनर होगा, मीन्स के वो M23 की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनर फाइंड आउट किया हुआ है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 इंटू 8 8, और माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। 2 इंटू 7 14, 8 माइनस 14 -6। तो जो 6 है ये वाली एंट्री, इसका माइनर आपको मिल जाएगा -6। इसी तरह जो स्केयर मैट्रिक्स है इसकी हर एंट्री का अपना अपना माइनर होता है, आपने उसको इसी वे से फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक और माइनर जो है फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको किसी एंट्री का, ताकि आप लोगों की मुझे प्रैक्टिस हो जाए। 3 की ही बात कर लेते हैं, चले यहाँ पे ये एंट्री आपके पास कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर पे, ये एंट्री आपके पास पहली रो और तीसरे कॉलम में है। तो इसकी माइनर की नोटेशन होगी M13, ठीक है। M13 मीन्स पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री का माइनर। कैसे फाइंड करेंगे, जो भी एंट्री जिस भी एंट्री का माइनर फाइंड करने लगे हैं उस एंट्री वाले कॉलम और उस एंट्री वाली रो को जो है वो डिलीट कर दें। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे साइड पे लिख दें। वो क्या होगा, उस एंट्री का माइनर होगा। तो एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं 4, 5, 7 और 8। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, आपको एलिमेंट 3 का माइनर मिल जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 32, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -35, माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3। तो ये जो एंट्री 3 थी यहाँ पे उसका माइनर आपको मिल गया है यहाँ पे -3, ठीक है। हर एंट्री का अपना अपना माइनर एक एक नंबर होता है, वो उस मैट्रिक्स पे या एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट्स का माइनर जो है आप फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 5 का माइनर फाइंड आउट करना है तो देख सकते हैं 5 कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर में है। 5 आपके पास जो है दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है। तो 5 के माइनर की नोटेशन होगी M22। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 वाले कॉलम और 5 वाले रो को जो है वो डिलीट कर देंगे। बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे, वो है 1, 3, 7 और 9। इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाएंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 21, और 9 - 21 आपके पास
आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, तो 9 में से 21 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -12। तो ये -12 अब क्या है, ये -12 M22 का आंसर है। M22 का आंसर मीन्स ये जो 5 एंट्री लिखी हुई है दूसरी रो दूसरी कॉलम में, इस 5 एंट्री का आपको माइनर जो है मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। तो हर एंट्री का अपना अपना माइनर है। 5 का माइनर -12 आया है, जो एंट्री 6 थी उसका माइनर जो है वो -6 आया है। जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स के मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं, हर एंट्री का अपना अपना माइनर होता है। माइनर कैसे फाइंड करते हैं, वो एंट्री जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है उस एंट्री वाली रो उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दें, और बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी डिलीट करने के बाद, बाकी एंट्रीज का जो के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट कर लें। उसी डिटर्मिनेंट का जो उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वही क्या होगा, उस ओरिजिनल एंट्री का माइनर होगा। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में डेफिनेशन लिखी है माइनर की, मैं आपको जनरली भी डेफिनेशन करवाता हूँ यहाँ पे। कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे आपके पास कोई भी एंट्री हो सकती है मैट्रिक्स की। ए आई जे जो है वो जनरली मैट्रिक्स की हर एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर आई की वैल्यू लेट से यहाँ पे 2 है और जे की वैल्यू जो है 1 है, इसका मतलब ये है ए आई जे आपके पास दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अगर आई की वैल्यू आपके पास 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है, इसका मतलब ए 3 क्या है आपके पास, तीसरी और तीसरे कॉलम वाली एंट्री है वो आपके पास 9 बन जाएगी ये वाली। तो ए आई जे इन जनरल जो है मैट्रिक्स की हर एंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैट्रिक्स की किसी भी एंट्री लेट से अगर आपने ए आई जे का माइनर फाइंड आउट करना है तो उसको हम जो है वो कैपिटल MIJ से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एम का मतलब माइनर होगा, आई जे आपको ये बताएगा कि कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर वाली एंट्री का माइनर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखें तो जब आप एक रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद आपको जो है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलता है। ठीक है, तो ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। इन जनरल जो है वो आपको हमेशा माइनर फाइंड करते हैं, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में अगर आप एक रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है वो 4x4 ऑर्डर का हो, जब आप एक रो एक कॉलम को डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे फिर 2x2 का नहीं बल्कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है मिलेगा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है यहाँ पे, सिर्फ फिलहाल जो है उन्होंने जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो माइनर की डेफिनेशन लिखी हुई है। माइनर कैसे मिलेगा आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में, कि आप क्या करें, डिटरमिनेंट लें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। कौन से 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, उस मैट्रिक्स का जो आपको मिलेगा बाय डिलीटिंग या क्रॉसिंग ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। तो अगर आप लोगों ने ए आई जे एंट्री का माइनर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें, ए आई जे में देखें आई और जे की वैल्यू कौन सी है, तो आई और जे की वैल्यू को देखते हुए आप क्या करेंगे, ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। जब आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बाकी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आपको जो है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है मैट्रिक्स मिलेगा, जिसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और यही डिटर्मिनेंट आप क्या होगा, माइनर होगा उस एंट्री का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 2 का माइनर फाइंड आउट करना है तो 2 आपके पास कौन सी एंट्री है, ये आपके पास पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, ये A12 है। तो आप क्या करें, पहली रो और दूसरे कॉलम को जो है डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको जो है फिर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आपको जो है वो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड आउट करें तो आपको इस एंट्री 2 का माइनर जो है वो मिल जाएगा, या A12 का माइनर जो है आपको मिल जाएगा। या 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में माइनर की डेफिनेशन अगर जनरल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट का नाम है ए आई जे। किसी भी ए आई जे एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना हो ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ a matrix obtained by deleting ith row and jth
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, लेट से मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है, ठीक है, आपसे कहा जाए आपने उस मैट्रिक्स ए की जो एंट्री ए आई जे है उसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो आपको कैसे मिलेगा? आप लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। कौन से मैट्रिक्स का? उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स ए की ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं करना, मैट्रिक्स ए की ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, आप लोगों ने उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है। तो उस मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ith रो और jth कॉलम में जो एंट्री मौजूद है मीन्स ए आई जे है, आपको उसका माइनर जो है वो मिल जाएगा। तो यह इसी की इस रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पहले की है इस डेफिनेशन से पहले कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में किसी एंट्री का माइनर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हर एंट्री का अपना अपना माइनर होता है, हर एंट्री का अपना अपना को फैक्टर भी होता है। को फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? हर एंट्री के को फैक्टर को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंट्री है ए आई जे, तो उसके को फैक्टर को हम कैपिटल ए आई जे से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल ए आई जे को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एंट्री स्मॉल ए आई जे का अगर आप लोगों ने को फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? -1 की पावर में आई और जे को ऐड करके लिखेंगे। आई और जे कौन से होंगे? जो ए आई जे एंट्री की रो नंबर और कॉलम नंबर होंगे वो वाले, उनको ऐड करके लिखेंगे। उसके साथ फिर जो एंट्री है उसका माइनर जो है, जिस एंट्री का आप को फैक्टर निकाल रहे हैं उसी एंट्री का माइनर जो है वो आप साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एंट्री जो है वो A31 इसका को फैक्टर निकालना है, तो इसका को फैक्टर क्या होगा? इसका को फैक्टर होगा कैपिटल A31। कैसे फाइंड आउट करेंगे? -1 की पावर लिखेंगे आई प्लस जे क्या होगा? जिस भी रो जिस भी कॉलम वाली वो एंट्री है 31, तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री हम क्या करेंगे? तीसरी रो और पहले कॉलम वाले जो नंबर है यहाँ पे 3 और 1, इनको आपस में 1 की पावर में ऐड करके लिख देंगे। उसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी एंट्री A31 का माइनर। और माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो वो माइनर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A31 एंट्री का माइनर जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री जो है वो कौन सी है मैट्रिक्स ए में? तो यहाँ पे तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री जो है आपके पास वो 7 है, ठीक है। तो 7 का अगर आप लोगों ने इस 7 का को फैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर में लिखेंगे 7 किस रो और किस कॉलम में है? 7 आपके पास तीसरी रो और पहले कॉलम में है, तो -1 की पावर में आप लिखेंगे -1 पावर 3+1 इस तरह लिखेंगे आप यहाँ पे। उसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे M31 को। M31 मीन 7 के को फैक्टर को। 7 का को फैक्टर कैसे मिलेगा आपको? 7 जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दें, तो बाकी एंट्रीज जो आपके पास बचेंगी वो हैं 2, 3, 5 और 6। तो बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट जो है वो -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो आपको 7 का को फैक्टर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3+1 4 बन जाएगी वो वाली। और -1 की पावर जब भी कोई इवन नंबर होता है तो आंसर आपको जो है +1 ही मिलता है। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 12 आएगा। माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाएंगे, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 15। तो 12 माइनस 15 -3 आएगा। तो 1 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? -3 आएगा। ये जो -3 मिला है आपको, ये आपको मिली है वैल्यू कैपिटल A13 की, और ये क्या है? 7 का को फैक्टर है। अब इसी तरह आप और भी एंट्रीज के को फैक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया हो उसकी हर एंट्री का अपना अपना को फैक्टर जो है वो होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं को फैक्टर निकालना चाहूँ, लेट्स से को फैक्टर अगर हम 8 का निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिए 8 आपके पास कौन सी रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर में है? 8 हमारे पास जो है वो तीसरी रो और दूसरे कॉलम में है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा 8 के को फैक्टर का नाम जो है वो कैपिटल A32 बन जाएगा। मीन्स ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री का को फैक्टर हम जो है वो लिखने लगे हैं। मीन्स कि 8 का को फैक्टर जो है लिखने लगे हैं। कैसे लिखेंगे? -1 की पावर में लिखेंगे, ये जो नंबर आ रहे हैं 3 और 2 इनको ऐड करके लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 3+2 5 बन जाएगा। उसके बाद इसी के साथ जो है वो 8 का को माइनर जो है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 का माइनर आपको कैसे मिलेगा? 8 जिस भी कॉलम और जिस भी रो में है उस कॉलम और रो को जो है वो डिलीट कर दें, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, वो क्या होगा? इस 8 का माइनर होगा। तो बाकी एंट्रीज आपके पास 1, 3, 4 और 6। तो
अब इन दोनों को क्या करना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो -1 की पावर 5 और नंबर आ रही है, तो -1 की पावर जब भी और नंबर आती है तो आंसर आपके पास हमेशा जो है -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर 5 का आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का आंसर इवैल्यूएट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 12। तो -1 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -6। और -6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा +6। तो ये +6 क्या है, +6 ये जो 8 है इसका को फैक्टर है, जिसको हम लोगों ने ए कैपिटल A32 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में उसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं हर एंट्री का अपना अपना को फैक्टर होता है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी एंट्री का को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एडजॉइंट की डेफिनेशन की तरफ। एडजॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, लेट्स से आपको यहाँ पे 3 का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है इस मैट्रिक्स के अंदर, हर एंट्री का को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करके हर एंट्री की जगह उसका को फैक्टर जो आप लोगों ने पुट कर देना है, रिप्लेस कर देना है हर एंट्री को उसके को फैक्टर से, और नया मैट्रिक्स बना लेना है। उस नए मैट्रिक्स का आप लोगों ने ट्रांसपोज भी ले लेना है। ठीक है, जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का या गिवन मैट्रिक्स ए का आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। याद रखना, अगर ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो फिर ए का एडजॉइंट नहीं होगा वो वाला। मीन्स कि आपने हर एंट्री को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे नया मैट्रिक्स बना दिया, लेकिन ये ट्रांसपोज या ये नहीं लेते तो फिर ये ए का एडजॉइंट जो है वो ए का एडजॉइंट नहीं है ये वाला। आपने क्या करना होगा, हर एंट्री की जगह उसका को फैक्टर लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ऊपर टी लिख रहा का मतलब ये है कि ट्रांसपोज लेना है, तो आपको इन दी एंड ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स मिलेगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट होगा। ठीक है, तो ये थी एडजॉइंट की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन, कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला ये है कि 1/, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन दिया गया है तो 1/a के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दें उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ, तो आपको उस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल जाएगा। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे उस मैट्रिक्स को ए की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, चाहे उस मैट्रिक्स को ए की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर आपके पास हमेशा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो फिर ऐसे मैट्रिक्स बी को हम कहेंगे कि वो क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसको एक साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला ये है कि जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें और 1/, डिटरमिनेंट को उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात नोट कर लें, क्योंकि हम लोग 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो 0 आ गया तो फिर हम जो है मीन्स अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया फिर हम 1 और डिटरमिनेंट को ए का आंसर क्या हो जाएगा, फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो 1/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो फिर हम जो है वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 है, सॉरी डिटरमिनेंट 0 है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और डिटरमिनेंट किन मैट्रिक्स का 0 होता है, डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स जिनका जो सिंगुलर होते हैं उनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का, क्योंकि उनके केस में आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 मिलता है।